Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from E-Learning with Tanzila Thebo Academy. You must have come to know the today's topic, and that is translation rules. देखिए, ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन पैराग्राफ, ये CSS में दिया जाता है और ये 10 मार्क्स का होता है. It seems to be very easy one, but still many aspirants face difficulty while dealing with this particular question. तो आज के इस लेक्चर में उन तमाम क्वेश्चन को जो एस्पायरेंट करते हैं उन तमाम क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा और बहुत इजी वर्डिंग में आपको कुछ रूल्स बताऊंगी विच आर नीडेड टू बी फॉलोड. Actually, translation from Urdu to English has few basic rules that should be followed while translating. प्रॉब्लम जब आपको ये रूल्स पता होंगे ना और फिर आप प्रैक्टिकली जब प्रैक्टिस करेंगे और इन रूल्स को फॉलो करेंगे फिर आपके लिए कभी भी ट्रांसलेशन इशू नहीं रहेगी. बेसिकली काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ एस्पायरेंट को इंग्लिश आती है, उसके बावजूद दे आर अनेबल टू ट्रांसलेट पैराग्राफ फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश वेरी वेल. दे आर अनेबल. वाई? बिकॉज दे डोंट नो दीज रूल्स. तो अगर आपको इंग्लिश आती भी है तब भी ये लेक्चर ज़रूर देखें, बिकॉज I'm going to let you know the most followed rules while translating the paragraph. Any paragraph which is written in Urdu and you have to translate it from Urdu to English. So आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया so do it right now. So let's get started. Important rules for translation. पहला जो रूल है, जब भी आपने कोई ट्रांसलेट करने से जब आप ट्रांसलेट करेंगे आपने स्टार्टिंग राइटिंग नहीं कर लेनी है. डेफिनेटली पहले आपने पैराग्राफ पढ़ना है. पैराग्राफ पढ़ते हुए वाइल रीडिंग, जो उर्दू का पैराग्राफ होगा, वाइल रीडिंग आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करनी है कि वो कौन सा टेंस है जिसमें ये पैराग्राफ या सेंटेंस लिखा हुआ है. आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस करेक्टली. ये बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं बता रही हूँ कि काफ़ी दफ़ा मैंने ख़ुद से चेकिंग की है कि काफ़ी वो स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो भी कहीं मिस्टेक कर जाते हैं. तो बी केयरफुल. जब भी आप रीड कर रहे हैं ना, कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हैं ट्रांसलेटिंग के लिए, तो आपने जो सेंटेंस आप एक मुकम्मल हो रहा है उसको पहचानें, आइडेंटिफाई करें ये कौन सा टेंस है, क्योंकि पूरा पैराग्राफ एक टेंस में नहीं हो सकता. अगर पहली लाइन प्रेजेंट सिंपल में तो लाजमी नहीं कि सेकंड लाइन भी जो है सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल में हो, मे बी वो प्रेजेंट परफेक्ट में हो. तो आपने सबसे पहले तो वाइल रीडिंग आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेंस है ये. ठीक हो गया. दूसरा, आपने जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि वर्ड टू वर्ड वो कर रहे होते हैं स्टूडेंट, नहीं, आपने ये अप्रोच कम्प्लीटली डिफरेंट है. वो क्यों? देखें, मैं बात बताऊँ. उर्दू और इंग्लिश both are different languages, both have different structures. तो आपने वर्ड टू वर्ड तो जाना ही नहीं है. ट्रांसलेट दिस सेंस, नॉट दिस सेंटेंस, नॉट द वर्ड्स. आपने सेंस को समझना है कि हमसे बात क्या की जा रही है. जब भी इंग्लिश को आप ट्रांसलेट करेंगे सेंस पे जाएंगे, ना कि वर्ड्स पे. अब एक मैं एग्जांपल देती हूँ. फॉर इंस्टेंस, मुझे इंग्लिश आती है. अगर हम जनरली बात करें तो आने को क्या कहते हैं? कम कहते हैं ना. अगर हम वर्ड टू वर्ड करेंगे तो इंग्लिश कम्स टू मी, नहीं ना, ऐसा नहीं होगा. तो वर्ड टू वर्ड हमने नहीं जाना है, हमने सेंस पे जाना है. अगर हम सेंस पे जाएंगे तो सेंस पे जाके हम डिफरेंट तरीके से भी वो सेंटेंस लिख सकते हैं. अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, लिखा हुआ उर्दू में ये है, बट आई कैन स्पीक इंग्लिश ये हम इस तरह लिख सकते हैं. यही सेंस हम दूसरे तरीके से भी चेंज करके लिख सकते हैं. जैसे मैं कहूँ आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ. वो क्यों बोलती हूँ? जब आती है तो बोलती हूँ ना. ठीक है ना. तो सेंस पे जाइएगा. ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश. इसको हम थर्ड वे में भी कह सकते हैं, आई नो इंग्लिश. अब इसका ये मतलब नहीं मैं इंग्लिश को पहचानती हूँ. जैसे मैं कहूँ मैं आपको पहचानती हूँ या मैं आपको जानती हूँ, आई नो यू. तो बट आई नो इंग्लिश का सेंस ये कि मतलब मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई नो इंग्लिश. सो यू कैन स्पीक इंग्लिश या आई नो इंग्लिश, हम ऐसा कहते हैं ना. तो पहला तो रूल ये ध्यान में रखिएगा, आपने वाइल रीडिंग उर्दू पैराग्राफ आपने उसके सेंटेंसेस का टेंस समझना है, पहचानना है.
पहला तो ये रूल है, आपने ज़रूर इस पे अमल करना है। दूसरा आ जाता है सेंस पे जाइएगा, ना कि वर्ड्स पे। हम एक सेंटेंस डिफरेंट तरीके से भी कह सकते हैं, बट उसका सेंस चेंज ना हो, ठीक है। पहला तो ये रूल हो गया। दूसरा रूल आता है ईडियम्स जो होते हैं, इडियोमेटिक यूज़। ईडियम्स है डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम दी फ्रेजेस लिटरल मीनिंग। अब देखें, जैसा कि आप जानते हैं, जो ईडियम्स होते हैं वो लिखा हुआ कुछ और होता है, ठीक है, पर उसके अंदर बात दूसरी होती है। बट अगर आप उस इडियमेटिक यूज़ को, जैसे उर्दू में भी कोई ईडियम दिया हुआ है, आप उसको एज इट इज़ इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेट करेंगे तो इट विल बी ब्लंडर। ईडियम्स को ईडियम्स के ही तहत यूज़ करना है आपने। गेटिंग मी? एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप तो लकीर के फ़कीर हैं। अगर ये आप पढ़ते हैं आप तो लकीर के फ़कीर हैं, तो क्या आप इसको ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करेंगे? यू आर ओनली अ बेगर ऑफ लाइन, सो इट वुड बी रॉन्ग, इट विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। तो जो मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि जब आप उर्दू पैराग्राफ पढ़ें, उसमें ईडियम्स हों, उसको अंडरलाइन कर लें कि इसके ईडियम्स को आपने ईडियमेटिक वे में ही लिखना है, ना कि ग्रामर को आप ले जाओ, ठीक है। गेटिंग मी? तो आपने ईडियम्स को ईडियम में ही लिखना है। डन हो गया। अब दूसरा रूल देखते हैं हम, स्ट्रक्चर। दिस इज़ द की टू अंडरस्टैंड दैट आपने वर्ड टू वर्ड क्यों नहीं जाना। अब देखें, देयर इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस इन उर्दू एंड इंग्लिश। अब देखें, जब हम उर्दू में बात करते हैं ना, या उर्दू में लिखते हैं, वो बेसिकली क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है। जैसे ग्रामर है ना, उर्दू की भी ग्रामर है, इंग्लिश की भी ग्रामर है, इनका स्ट्रक्चर ही बेस्ड ही डिफरेंट है। अगर मैं सबको पता होगा आपको कि सिंपल टेंस को हम लेते हैं, या किसी भी टेंस को हम लेते हैं, एक्टिव सेंटेंस को अगर हम बात करते हैं, तो इंग्लिश में सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा ही है ना? जैसे आई गो टू यूनिवर्सिटी, आई क्या है? सब्जेक्ट, गो क्या है? वर्ब है, यूनिवर्सिटी क्या है? ऑब्जेक्ट। बट ऑन दी अदर हैंड उर्दू का डिफरेंट है। उर्दू में सब्जेक्ट तो पहले आता है, ये तो कोई डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस आता है सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ना कि वर्ब आता है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ ही स्टक हो जाते हैं, उनको यहाँ ही कन्फ्यूजन हो जाती है कि उर्दू में तो पहले ये आ रहा है, तो मैं तो इंग्लिश में ये बाद में लिख रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना है, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट। अब वो कैसे, अब मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ। देखें, एक इंग्लिश की एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर आप देखिएगा, एक उर्दू का है। पहले मैं उर्दू को उठाती हूँ। देखें, सदफ़ ने मुझे कॉल की। सदफ़ ने मुझे क्या है, अगर वैसे हम बात करें तो एक ऑब्जेक्ट है, तो सदफ़ क्या है? सब्जेक्ट है। सदफ़ के फ़ौरन बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, सदफ़ ने मुझे कॉल की। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं तो सिंपल वर्डिंग में बता रही हूँ, बट जो लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं, उर्दू जो पैराग्राफ दिया गया होता है, अक्सर आप लोग यहाँ स्टक हो जाते हैं, बच्चे स्टक हो जाते हैं। सो डोंट नीड टू बी स्टक, बी लॉजिकल। अब देखें, वर्ब पहले है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बाद में है, सब्जेक्ट, यानी अगर हम वहाँ से लें तो सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड देन वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। गेटिंग में कि सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, वर्ब नहीं आया हुआ। बट आप इंग्लिश का देखें, सदफ़ कॉल्ड मी, सदफ़ क्या है? सब्जेक्ट है, कॉल्ड क्या है? वर्ब है। उर्दू में पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है और इंग्लिश में वर्ब आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है मी। गेटिंग मी? तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंस की वजह आप अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाउ टू राइट इट, हाउ टू ट्रांसलेट इट। नो, यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स। तो ये फॉलो ज़रूर करना है, आपने माइंड में रखना ही रखना है कि देयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्स, सो यू डोंट नीड टू बी confused about anything, right? एंड जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो ना, अवॉइड यूजिंग irrelevant वर्ड्स। देखिए, मैंने ये कहा है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करना, पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप सेंस ही चेंज करके बैठ जाएं सेंटेंस का। नो, नॉट एट ऑल, सेंस वही रहना है, ठीक है। इररिलेवेंट वर्ड्स आपने वो बात ही नहीं करा पैराग्राफ में और आपने वो मेंशन कर दिए, तो ये रूल भी है कि आपने वो चीज़ें अपनी एडिशन नहीं करनी है। गेटिंग मी? तो ये चीज़ आप ज़रा जहन में रखिएगा कि पहला रूल हमारा क्या है कि सेंटेंस को समझें वाइल रीडिंग उर्दू पैराग्राफ, ठीक है। सेंटेंस के बाद जो ईडियम्स सेंस पे जाना है, आपने वर्ड टू वर्ड नहीं जाना, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपना ही नया सेंस उसमें ऐड कर लें या इररिलेवेंट वर्डिंग आप यूज़ कर लें। फिर हमने देखा कि ईडियम्स जो हों उनको आपने ट्रांसलेट ईडियम्स में ही करना है, ना कि ग्रामर के तहत करना है। गेटिंग?
वो क्यों? क्योंकि ग्रामेटिकल डिफरेंस होता है मीनिंग में और इडियम्स डिफरेंट होते हैं। फिर आ जाता है स्ट्रक्चर डिफरेंट आ जाता है। जब स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है तो यू नो दैट आपने किस तरह ट्रांसलेट करना है, ठीक है? आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने स्टक नहीं होना है कहीं, गेटिंग में। और विकेबलरी अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हमारी विकेब नहीं है तभी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। यू मस्ट नो दी बेसिक थिंग्स। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तभी आप ऐसा समझते हैं कि यू आर लैकिंग विकैप्स। आपने आपकी अगर अच्छी कमांड है विकैप्स की, फ्रेजल वर्ब्स की, आप बहुत अच्छे से यूज़ करें, बट आपका मकसद है पास होना, ठीक है ना? आपका मकसद है आपकी ट्रांसलेशन सही हो, तो आप इसको सिंपल वर्डिंग में भी लिख के आ सकते हैं। आपको फैंसी लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उसके यूज़ टू हैं, आप फैंसी लैंग्वेज के यूज़ टू हैं, करेक्टली आपको आती है विकैप्स वगैरह, तो आप तो बिल्कुल यू आर फ्री टू यूज़ दैम। बट आप ज़बरदस्ती ट्राई कर रहे हैं उस वक्त, तो ये हरगिज़ हरकत मत कीजिएगा, ठीक है? कीप इट सिंपल, कीप इट राइट, राइट करेक्ट इंग्लिश, ठीक है ना? अब देखें वो कौन सी चीज़ें जो अवॉइड करनी है आपने, ब्लंडर्स नहीं करने हैं। जैसे मैंने कहा कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इंग्लिश आती है, उसके बावजूद वो ब्लंडर कर रहे हो, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए? देखें, अवॉइड ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है? अगर आपकी ग्रामर सही है तो पंक्चुएशन मिस्टेक तो करनी ही नहीं है आपने। इस पे मैंने डिटेल में लेक्चर, पंक्चुएशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड है ना, जो हर कंपेटिटिव एग्जाम्स में आती हैं और यूज़ होती हैं, वो मैंने अपलोड किया हुआ लेक्चर, अगर उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? फिर टेंसेस, जैसे मैंने कहा टेंसेस को लाजमी आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेंटेंस ये किस में लिखा हुआ है। कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो प्रेजेंट सिंपल के हों और कुछ पास्ट सिंपल के हों, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट के हों, तो मतलब चेंजेस होते हैं, तो बी केयरफुल, राइट? स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस बाय यूजिंग इनकरेक्ट वर्ड। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने विकैप्स, ठीक है, अगर आपको आती हैं, अच्छी विकैप्स आती हैं, फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, इडियम्स आते हैं, यूज इट, बट डोंट यूज़ इर्रेलेवेंटली। आपने गलत यूज़ नहीं करना है, ठीक हो गया? ट्रांसलेट पैराग्राफ शुड कन्वे द सेम मीनिंग। अगेन वही बात है, आपने न्यू आइडिया अपना शेयर नहीं कर लेना, अपना न्यू पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट नहीं दे देना। जो आपसे बोला गया उसी को एज इट इज़ आपने ट्रांसलेट करना है। गेटिंग? ट्रांसलेटेड पैराग्राफ शुड हैव प्रॉपर सीक्वेंस। अच्छा जी, जैसे मैंने कहा ना स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, उसको आप मद्देनज़र रखते हुए सीक्वेंस को सही रखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके एंड वाला कर रहे हैं, सो बी केयरफुल। तो होपफुली आज आपको बहुत सिंपल वे में मैंने समझाया रूल्स, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बट स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, यू कैन आस्क, फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।